तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वहाँ तक डिस्कस किया था फ्लैक्स वाला पार्ट। आज का टॉपिक है हमारा ग्रिड। ग्रिड से रिलेटेड तुमसे कोई क्वेश्चन कंडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ना ही तुम्हारा फ्लैक्स से रिलेटेड कोई होगा, जो उसमें दिए हुए उन्हीं में से तुम्हारे सवाल कंडक्ट होंगे। और तुम्हारा मैक्सिमम एनिमेशन और हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था ना, वो अच्छे से पढ़ के जाना टॉपिक अपने, उन्हीं में से सवाल तुम्हारे सबसे ज़्यादा आएंगे CSS में। अब ग्रिड क्या है बेसिकली, ये जैसे हमने पढ़ा था ना फ्लॉट और फ्लैक्स, ये उसका भी एडवांस पार्ट है। तो इसको देखो, CSS Grid Layout Modules offers a grid-based layout system with rows and columns, making it easier to design web pages without having the uses float and positioning. So पहली चीज़ कि जितने भी ब्राउजर्स हैं मेजर पांचों सपोर्ट करते हैं इसको। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अपने एक मेन कंटेनर बनाना है, उसके अंदर आप so many divs बनाइए, ठीक है। क्लास जैसे हमने सभी को एक कॉमन ही रखा है ग्रिड आइटम, ताकि जो भी हम लोग एक ग्रिड आइटम को असाइन करेंगे वो सभी के सभी 9 ग्रिड्स में कॉमन रहेगा। ओपन करिए यहाँ से और इसका एक बार CSS कोड देखिए। तो देखिए ये है अपना कंटेनर और ये है उसके आइटम, टोटल 9 आइटम है, यानी कि 3 में इस तरह से वो आपका डिवाइड हो जाएगा, 3 रोज 3 कॉलम्स। तो कंटेनर वाले पार्ट को हमने जहाँ पर लिखते हैं ना डिस्प्ले ब्लॉक या डिस्प्ले फ्लैग्स, हमने यहाँ पर क्या लिखा है इस बार ग्रिड। ग्रिड के अंदर हमने यहाँ पर डिफाइन किया है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ऑटो हमने 3 टाइम डिफाइन किया, यानी कि 3 कॉलम बनेंगे और तीनों की विड्थ क्या रहेगी, ऑटो रहेगी। इस ऑटो का ये मतलब है, अगर मैं एक और ऑटो यहाँ लिख दूंगा तो 4 कॉलम बनेंगे और चारों की विड्थ ऑटोमेटिक होगी, यानी 25% में डिवाइड हो जाएंगे अपने आप। बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा कंटेनर का, वो हमने यहाँ डिफाइन किया, और पैडिंग हमने चारों साइड से 10 पिक्सल्स का यहाँ डिफाइन किया। ये जो आप देख रहे हैं ये पैडिंग है। इसका जो आइटम है, आइटम को हमने कोई विड्थ असाइन नहीं किया, सिर्फ हमने बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, चारों साइड से पैडिंग, और उसके अंदर जो कंटेंट लिखा है आइटम 1 2 3, इसका फॉन्ट साइज और इसका अलाइनमेंट। तो इस तरह से बेसिकली आपका ग्रिड बन के तैयार हो गया। अब ग्रिड की रिक्वायरमेंट कहाँ आ सकती है, कोई वेबसाइट डिज़ाइन करने में या फिर कोई आपको इमेज गैलरी बनाना हो जैसे। तो अब सोचिए कि अगर मुझे यहाँ पर 9 इमेजेस को प्लेस करना हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन ग्रिड में बहुत कम कोड के अंदर आप अपना ये काम कर सकते हैं। और क्या प्रॉपर्टीज मिलेंगे हमें इसके अंदर, 1 बाय 1 समझते हैं। जैसे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले ग्रिड। एन HTML एलिमेंट बिकम्स अ ग्रिड कंटेनर व्हेन इट डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज सेट टू ग्रिड। और एक प्रॉपर्टी और मिलती है हमें, वो है इनलाइन ग्रिड। इनलाइन ग्रिड अगर आप कर दोगे तो अंदर जितना मैटर होगा उतना ही ग्रिड बनेगा, फुल विड्थ नहीं बनेगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं डिस्प्ले ग्रिड का आउटपुट, जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हो, और एक हम लोग ओपन करते हैं इनलाइन ग्रिड, ठीक है। अच्छा, दोनों में सेम ही फाइल आ रही है हमारी, तो मुझे इनलाइन की फाइल ढूंढनी होगी यहाँ से। ये देखिए इनलाइन ग्रिड का एग्जाम। तो यानी कि अंदर जितना टेक्स्ट मैटर लिखा होगा जिस कॉलम में, उतनी ही विड्थ होगी उसकी। जैसे होता है ना ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक फुल विड्थ लेता है जितना ब्राउजर होता है, और इनलाइन ब्लॉक जितना मैटर लिखा होता है उतनी ही एरिया पर ब्लॉक बनाता है। सेम वैसे ही इनलाइन ग्रिड भी आपका काम करता है। नेक्स्ट, ग्रिड कॉलम्स। द वर्टिकल लाइंस ऑफ ग्रिड आइटम्स आर कॉल्ड कॉलम्स एंड रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ ग्रिड आइटम्स आर कॉल्ड रोज, ठीक है। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। The space between each column and rows are called gap. ये जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। So you can adjust the gap size by using one of the following properties. या तो कॉलम में गैप, अगर सिर्फ कॉलम में रिक्वायरमेंट है, या ओनली रो में गैप। और अगर आपको दोनों में डालना है, वन गो में, तो आप क्या लिखेंगे, गैप। इस एग्जाम्पल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कॉलम गैप, तो सिर्फ कॉलम के बिटवीन आप देखेंगे, रो में आपको कोई गैप नहीं मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं रो गैप, तो आपको रो के बिटवीन गैप दिखाई देगा। थर्ड एग्जांपल में लिखा है गैप 50, यानी कि 50 रो और कॉलम दोनों में ही हमें
डिस्प्ले होगा इस तरह से। अब हमने लिखा है 50 और 100, ठीक है, तो रो का अलग होगा और कॉलम का अलग गैप होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो रो का गैप 50, कॉलम का गैप आपका 100। फिर आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन, द लाइन बिटवीन कॉलम आर कॉल्ड कॉलम लाइंस एंड लाइन बिटवीन रोज आर कॉल्ड रो लाइंस। तो यानी कि हम इसमें लाइंस वगैरह भी डाल सकते हैं। सो रेफर टू द लाइन नंबर व्हेन प्लेसिंग अ ग्रिड आइटम इन अ ग्रिड कंटेनर। हमने लिखा ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 एंड कॉलम एंड 3। अब इसका क्या मतलब होगा, ये जो लाइन हमने यहाँ पर देखा अभी, तो हमने बोला ऐसे 1 से स्टार्ट होगा और 3 पर एंड हो जाएगा। तो यानी कि 3 का मतलब ये होगा कि वो 2 पर ही एंड हो जाएगा 3 को चेक करके, यानी कि 3 पर जाके एंड होगा। यानी कि उसने काउंट किया 1 2 3, 3 की प्रॉपर्टी जैसे मिलेगी तो 2 पर ही स्टॉप हो जाएगा। ट्राई करके देखो, हमें क्या लिखा था 3 ये है हमारा, तो 2 कॉलम तक ये स्पैन होगा। मतलब इसमें मर्जिंग जो थी इस तरह से चलती है। नेक्स्ट, प्लेस अ ग्रिड आइटम एट रो लाइन। अगर आपको रो पर करना है तो स्टार्ट 1 और एंड 3, यानी कि थर्ड लाइन को चेक करके स्टॉप हो जाए, यानी कि 2 लाइनें आपकी वर्टिकली मर्ज होंगी इस तरह से। तो ये काम इसके अंदर बड़ा अमेजिंग है, ठीक है, जो कि आपको फ्लैक्स से एडवांस बनाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। ग्रिड कंटेनर, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। To make an HTML element behave as a grid container, you have to set the display property to grid or inline grid. Grid containers consist of grid items placed inside columns and rows. तो यहाँ पर लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टी। तो अभी आपने देखा था हमने 3 टाइम ऑटो लिखा था, इस बार हमने क्या लिखा है 4 टाइम ऑटो डिफाइन किया है। The grid template columns property defines the number of columns in your grid layout and it can define the width of each column. The value is space separated list where each column defines the width of respective columns. So if you want your grid layout to contain 4 columns, specify the width of the columns for or auto. So if all columns should have the same width. तो यहाँ पर अगर आपको चारों का इक्वल विड्थ रखना है तो आप ऑटो रख दीजिए, तो चारों इवन डिवाइड होंगे। अदरवाइज मैं चारों को एक कस्टम विड्थ भी ऑफर कर सकता हूँ, लेकिन उस कंडीशन में यहाँ पर आपका कॉलम विड्थ करके हम लोग सेट करेंगे। तो आप यहाँ देखो जैसे मैंने लिखा 80 200 ऑटो 40, ठीक है, नीचे वाले में। तो यानी कि एक जो भी एरिया इन्होंने एक्वायर करना है उसके बाद जो बचेगा उसको अपने ऑटो में एडजस्ट कर देगा। यहाँ पर चारों बराबर डिवाइड होंगे, देखो है ना, 4 कॉलम बन गए हमारे। तो अगर हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करें इसको और ग्रिड कंटेनर को टारगेट करके मैं यहाँ से एक कॉलम कम कर देता हूँ, कितने हो गए 3 कॉलम हो गए, 2 कॉलम हो गए। आप इस तरह से जितनी बार ऑटो लिखोगे उतनी कॉलम आप बना सकते हो। ये देखिए ऑटो ऑटो ऑटो, कितने कॉलम बन गए 5। तो इतना आसान है इसके अंदर कॉलम बनाना। दूसरा एग्जांपल जहां पर हम लोग कस्टम विड्थ ऑफर कर रहे हैं। इफ यू हैव मोर देन 4 आइटम्स इन अ कॉलम ग्रिड, द ग्रिड विल ऑटोमेटिकली ऐड अ न्यू रो टू पुट द आइटम्स। इस पहले एग्जांपल में हम लोग यहाँ देखेंगे सेट अ साइज ऑफ द 4 कॉलम। आप यहाँ देखेंगे 1 की हमने कितनी डिफाइन की थी 80, 2 की हमने कितनी डिफाइन की 200, दिस इज 80, दिस इज 200, दिस इज ऑटो एंड दिस इज 46। अब आता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के बाद ग्रिड टेम्पलेट रोज। रोज को हम लोग यहाँ बता रहे हैं कि भाई एक की हाइट होगी 80, दूसरी हाइट कितनी होगी 200। ये देखिए 80 और 200। द ग्रिड टेम्पलेट रोज प्रॉपर्टी defines the height of each row. The value is space separated list, ठीक है, आप यहाँ पे स्पेस लगा के लिख सकते हैं। Where each value defines the height of this respective row. ये फर्स्ट रो होगा, ये सेकंड रो होगा, इस तरह से। नेक्स्ट आता है जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। ये फ्लेक्स के अंदर भी दिया हुआ है और ग्रिड के अंदर भी काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं स्पेस इवनली, तो यानी कि जो भी स्पेस बचेगा वो बराबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है स्पेस अराउंड, ठीक है, ये आपका अराउंड वाला हो गया है, ये इवन है, ये
अराउंड है, और क्या है हमारे पास स्पेस बिटवीन, यानी कि अब लेफ्ट राइट नहीं होगा, सिर्फ बिटवीन में होगा। फिर क्या है स्टार्ट, सब लेफ्ट में चले जाएंगे। फिर क्या है एंड, सब राइट में चले जाएंगे इस तरह से। सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएंगे। अब ये वर्टिकल वाली प्रॉपर्टी है। जस्टिफाई चलती है हॉरिजॉन्टल के लिए, अलाइन चलती है वर्टिकल के लिए। स्पेस इवनली वर्टिकल में भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अलाइन कंटेंट के साथ। स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, एंड स्टार्ट, सब टॉप में चले जाएंगे। एंड लिखेंगे तो सब नीचे आ जाएंगे। सब बात करते हैं आइटम की। Child elements item. A grid container contains grid item. By default, a container has one grid item for each column in each row, but you can style the grid items so that they will span multiple columns and or rows. The grid column property defines on which columns to place an item. You define where the item will start and where the item will end. So, the grid column property is a shorthand property for the grid column start and grid column end. तो आप ओनली लिख सकते हैं grid column, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करें जैसे कि 1/5, ठीक है। सो मेक आइटम 1 स्टार्ट ऑन कॉलम 1 एंड एंड बिफोर कॉलम 5। तो 1/5 का मतलब क्या है, 4 तक स्पैन होगा, 5 को चेक करके रुक जाएगा। ट्राई करके देखो। 1 2 3 4, 4 तक स्पेन हुआ ना, 5th को चेक करके स्टॉप हो गया ऑटोमेटिकली। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 एंड ग्रिड कॉलम एंड 5, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं मेक आइटम 1 स्टार्ट ऑन कॉलम 1 एंड स्पेन 3 कॉलम। हमने क्या लिखा सर, 1/स्पेन 3। अगर मैं लिखता 1/3 तो 3rd को चेक करके 2 तक स्पेन होता है और स्टॉप हो जाता है। स्पैन 3 यहाँ पर मैं लिखा है तो 3 कॉलम को स्पैन करेगा। अब ये नहीं कि तीसरे को चेक करके रुकेगा, 3 तक स्पैन करेगा, तो ये मर्ज हो गया अपना। इसी तरह से हमने लिखा 2, यानी कि सेकंड से स्टार्ट होगा और 3 पर एंड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सेकंड से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर देखो 3 कॉलम पूरे करके स्टॉप हो गया। तो इस तरह से फिर आता है रो के लिए, तो आप ग्रिड रो में भी इस तरह से लिख सकते हो। 1/4 का क्या मतलब, फर्स्ट से स्टार्ट होगा, 4th को चेक करके 3 पर स्टॉप हो जाएगा। ट्राई करके देखो। तो यहाँ पर अगर हमने इसमें हमने फिलहाल रैप लगाया नहीं तो रैप के साथ हम ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा 1 एंड स्पैन 2, तो देखो 2 तक स्पैन हुआ इस तरह से। ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी, इसमें लिखा हमने 1/2/5/6। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसमें कई सारे आ गए ना, तो क्या है ग्रिड एरिया, यानी ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड एज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड रो, ग्रिड कॉलम, ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम एंड, ठीक है। तो ये 4 का मतलब क्या है, 2 स्टार्ट के लिए है, 2 एंड के लिए है, एक रो के लिए है, एक कॉलम के लिए, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर पहला वाला प्रॉपर्टी देखो क्या है, ग्रिड रो स्टार्ट, ठीक है। एंड कहाँ पर होगा, यानी कि 3rd वैल्यू, ठीक है, यानी कि 4 तक जाएगा। चेक करके देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने लिखा गया था सेकंड कॉलम से शुरू होना चाहिए। चेक करके देखो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से स्टार्ट हुआ। फिर आगे देखेंगे हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई जो ग्रिड कॉलम एंड है वो किस पर होगा, 6 पर होगा। तो यानी कि 5 कॉलम इसके अंदर होंगे, 1 2 3 4, है ना, 6 पर एंड हो गया। तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 पर एंड हो गया। तो इस तरह से ये हमारा डिफाइन है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई जैसे यहाँ पर 5 लिखा है, 6 लिखा, आप लिखो स्पैन 2 तक होगा, स्पैन 3 तक होगा रो और कॉलम के अंदर। तो देखो आपके 6 बॉक्सेस मर्ज हो गए एक जगह। नेमिंग ग्रिड आइटम, हम ग्रिड एरिया को नाम भी दे सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पर माई एरिया, जहाँ ऑटो लिख रहे थे अभी तक हम लोग, उसको हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन जहाँ पहले था ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, अब हो जाएगा ग्रिड टेम्पलेट एरिया। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया है ग्रिड एरिया को, नेम माई एरिया, कुछ भी रख सकते हो जो भी आपको समझ में आए। हमने क्या लिखा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कॉलम पर ग्रिड एरिया जो है वो स्पैन होगा। चेक करके देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कॉलम की विड्थ।
कैसे हो रहा है देखो, यहाँ ध्यान से देखो, हमने ग्रिड कंटेनर क्या लिखा है, ग्रिड 5-6 हमने इसमें टोटल आइटम बनाए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जाके क्या डिफाइन किया है इसके अंदर 1 2 3 4 5। तो देखो 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। जो फर्स्ट वाला है वो इतना बड़ा कैसे हुआ, तो आइटम 1 की क्लास ऊपर डिफाइन है, हमने इसको नाम क्या दिया है माई एरिया। माई एरिया पर कितने कॉलम पर स्पैन होगा, 5 कॉलम पर। तो देखो 5, फर्स्ट वाला जो 5 कॉलम पर स्पैन होगा इस तरह से। नेक्स्ट, each row is defined by a first copy. The columns in each row is defined inside their first copy separated by a space. A period sign represents a grid item with no name. तो जैसे मैंने लिखा माई एरिया, आगे में ट्रिपल डॉट छोड़ दिया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, माई एरिया 2 तक जाएगा, बाकी जो बचे वो डॉट 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 में अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे इसके अंदर। तो हमने कितने डाले, 3। तो हमें सिर्फ 2 कॉलम तक जाना था, हमने 2 का बताया और नेम क्या लिखा माई एरिया, बाकी 3 को हमने नाम नहीं दिया, तो 3 कॉलम अपने आप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हमारे इसमें। इसी तरह से आपने लिखा माई एरिया, फिर आपने ट्रिपल डॉट लिखा, फिर आपने लिखा माई एरिया, फिर आपने ट्रिपल डॉट डिफाइन किया। अब इस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मर्ज होंगे। पहला हो गया कॉलम के लिए, दूसरा हो गया रो के लिए। इसी तरह से हमने यहाँ पर डिफाइन किया सभी का अपना अलग अलग नेम। आइटम 1 को हमने नेम दिया हेडर, आइटम 2 को हमने नेम दिया मेन्यू, आइटम 3 को नेम दिया मेन, आइटम 4 राइट, आइटम 5 इज फुटर। तो कैसे डिफाइन करेंगे, हेडर फुल विड्थ रहेगा, मेन्यू 2 कॉलम 3 कॉलम मेन्यू 1 कॉलम की विड्थ लेगा, मेन वाला जो एरिया है वो 3 कॉलम की विड्थ लेगा, और राइट वाला जो है वो 2 कॉलम की विड्थ लेगा। और इसी तरह से मेन्यू फुटर में भी आएगा, और उसके बाद जितना एरिया बचेगा वो फुटर का रहेगा। और ये देखो इसका स्ट्रक्चर, हेडर मेन्यू, ठीक है, मेन की विड्थ, राइट की विड्थ और फुटर उसके बाद, जैसे साइड बार वाला हम लोग एग्जांपल देखें उस तरह की चीज़ है। तो ग्रिड में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता, सारा कुछ ग्रिड के अंदर आप बस अपना बताते हो, बड़ा ही फ्लेक्सिबल तरीका होता है काम करने का। फिर इसमें भी ऑर्डर का सिस्टम दिया होता है कि मुझे ऑर्डर चेंज करना। अब लास्ट क्लास आप थे नहीं तो आपको ऑर्डर का रोल समझ में आता है कि ऑर्डर कैसे काम करता है। मान लो आपके पास 2 एलिमेंट है जिसका हमने नंबर सेट किया 1 और 2, जो कि एंड यूजर को दिखाई दे रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि 1 की जगह 2 हो जाए, 2 की जगह 1 हो जाए। तो उस कंडीशन में हम लोग ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। द ग्रिड लेआउट अलाउज अस टू पोजिशन द आइटम एनीवेयर वी लाइक। द फर्स्ट आइटम इन HTML कोड डज नॉट हैव टू अपीयर एज द फर्स्ट आइटम इन द ग्रिड। तो जैसे आप यहाँ देखोगे 1 3 2 4, ये क्या हमने ऑर्डर चेंज किया है। ओपन करिए एग्जांपल, तो देखो 1 कहाँ पर चला गया, राइट हैंड साइड पर, 3 कहाँ पर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पर, 4 कहाँ पर आ गया, मिडिल, 2 कहाँ चला गया, बॉटम में, 5 मिडिल में, 6 लेफ्ट में। अब ये आप यहाँ देख रहे हो हमने सभी आइटम्स को अलग अलग पोजीशन दी हुई है। 1 कहाँ पर दिखाई देगा, लास्ट में, ठीक है। तो 1 वाला जो पार्ट आपका लास्ट जाएगा, 1/3/2/4। तो इस तरह से आपके ऑर्डर जो होते हैं चेंज होते हैं इसमें। तो यहाँ जाओगे रेस्पॉन्सिव करके देखो, सभी के ऊपर एकदम सेम पोजीशन पर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। 2 का पोजीशन हमने यहाँ पर चेंज किया, तो देखो 2 यहाँ पर आ गया आपका। तो ये कोड जरा एक बार देखो, आपको समझ में आएगा कि सीक्वेंस एक्शन में हो क्या रहा है। अब एक्शन में आप देखोगे तो आइटम 1 क्या है, फर्स्ट है, लेकिन कहाँ सेट है, लास्ट में, ठीक है। आइटम 2 सेकेंड आइटम है, बट राइट बॉटम में है। 3 जो है वो मिडिल में होना चाहिए, बट 3 हमने फर्स्ट कर दिया उसको CSS के अंदर। और ये इसका कोड यहाँ पर लिखे हुए सब कि 3 कहाँ आएगा, फर्स्ट पोजीशन पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, समझ आ रहा है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 की पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 की पोजीशन सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब समझ आ रहा है ना, एक क्या है रो, दूसरा क्या है कॉलम। 3 को हमने क्या बोला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे है ना, देखो यहाँ पर। 4th हमने कहाँ डिफाइन किया है, इसको जरा चेक करो। 4th को हमने यहाँ बोला फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम, देखो। 5th को हमने क्या बोला, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, सॉरी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। और यहाँ पर ये आपका 5 2 बार, अच्छा यहाँ गड़बड़ है, एक 6 होना चाहिए था इसके अंदर, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है।
तो ये आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है। इसका जरा मैं कोड बदल देता हूँ, गड़बड़ है इसके अंदर। नोटपैड कंट्रोल ओ पेस्ट। तो 5 हमारा कहाँ पर है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और जो 6 है 1 2 3 इसको कर रहे हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एक और भी गड़बड़ है इसमें। सिक्स हमारा यहाँ पर, और ये जाएगा थर्ड पोजीशन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, आइटम 4 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, नंबर 5, सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अब सही, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और ये आपका फर्स्ट कॉलम आ गया। तो मीडिया क्वेरी के अंदर हम लोग इसका ऑर्डर यहाँ पे बदल सकते हैं कि कौन सा कितना स्पैन करेगा और कहाँ कहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो जैसे आप स्क्रीन को रिसाइज करना स्टार्ट करो, देखो लुक चेंज होना स्टार्ट हो रहा है इसका। मोबाइल मोड आते आपको इसका देखो 1 जो है वो 3 कॉलम को कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या कोड डाला हुआ है, 1 स्पैन 3, तो तीनों को स्पैन कर रहे हैं इस तरह से। तो आप यहाँ से ऑर्डर वगैरह भी चेंज करा सकते हो उसके अंदर। इसके बाद अब जो आपके रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं वो क्या है, जैसे कि लेआउट। अगर मुझे फ्लॉट के थ्रू बनाना हो किसी वेबसाइट का, ये हेडर है, 3 कॉलम है और फुटर है। कंट्रोल यू करके देखो, पहले कोड के स्ट्रक्चर को समझो। हेडर एक हमने डिव बनाया जिसके अंदर हेडिंग है H2, एक हमने रो बनाया जिसके अंदर 3 कॉलम्स है, और एक हमने फुटर बनाया जिसके अंदर पैराग्राफ लिखा है फुटर। स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। हेडर पे जाइए, हमने क्या लिखा है, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, फॉन्ट का साइज। इसके बाद जो रो है उस पर आइए, हमने रो को कहाँ डिफाइन किया है, यहाँ पर ये। तो रो के अंदर हमारा जो डिव है, ठीक है, nth चाइल्ड मतलब कौन से नंबर के चाइल्ड को आप कवर कंट्रोल करना चाह रहे हो, nth मतलब n नंबर। तो हमने फर्स्ट को बोला कि इसका बैकग्राउंड कलर कुछ डिफरेंट होगा, सेकंड का बैकग्राउंड कलर हमने B बोला, थर्ड का बैकग्राउंड कलर हमने C बोला। तो तीनों के बैकग्राउंड कलर आप देखो शेड आ रहे हैं। इसके अलावा इनकी हाइट हमने सेट की है कॉलम के अंदर। तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ पर हाइट कितनी रखी हमने इनकी 300 कॉलम की। तो कॉलम के क्लास तीनों में कॉल है, तो सबकी हाइट 300 की। विड्थ कितना हमने 33.33, फ्लॉट हमने क्या रखा है लेफ्ट, ताकि साइड बाई साइड है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो फुटर बनाया है, फुटर पे हमने क्या लिखा है, सूडो रो आफ्टर जो भी कंटेंट है डिस्प्ले टेबल और क्लियर बोथ। फुटर को हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अलग दिया हुआ है। मोबाइल मोड में हमने बोला जो कॉलम हमारे फ्लॉट लेफ्ट और के विड्थ 33% है वो क्या हो जाए 100%। तो जब लोग मोबाइल मोड इसका एक्टिव करेंगे यहाँ से, तो देखो सर 100% होगा। इस तरह से जगह ज़्यादा होगी तो तीनों साइड बाई साइड होंगे, अदरवाइज स्टैक हो जाएंगे इस तरह। इसी तरह से सेम रिजल्ट हम लोग फ्लेक्स बॉक्स से बना सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे
हेडर, रो, फुटर। हमने क्या लिखा, रो को सिर्फ डिस्प्ले फ्लैग्स, तो तीनों कॉलम बिना फ्लॉट के साइड बाई साइड हो गए। तीनों का बैकग्राउंड कलर हमने सेट किया और हमने यहाँ पर क्या रखा है, कॉलम में फ्लैक्स वन। फ्लैक्स वन मतलब तीनों कॉलम अपने आप में 100% बिट्स को कवर करेंगे। अब ये क्या करेंगे, 33.33% में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो रहे हैं। बस हमने क्या बोला, जब मोबाइल मोड आएगा फ्लैक्स का डायरेक्शन जो रो है वो क्या हो जाए, कॉलम। तो मोबाइल मोड जैसे आप चेंज करोगे, ठीक है, चेंज हो जाएगा। सेम रिजल्ट ग्रिड से भी अचीव कर सकते हैं। देखो ग्रिड से भी सेम आउटपुट आ रहा है। ग्रिड के लिए हमने क्या किया, नीचे आइए, सबसे पहले हमने एक मेन बनाया ग्रिड कंटेनर, उसके अंदर हमने डिव बनाया एक हेडर, 3 कॉलम और एक फुटर। ग्रिड में रो नहीं बनाना पड़ता, यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप फ्लैक्स में जाओगे तो 3 कॉलम का एक पेरेंट देना होता है। तो यानी कि अगर हम लोग उसको फ्लैक्स में पूरे बनाएंगे तो एक फ्लैक्स कंटेनर होगा, फिर यहाँ पर रो कंटेनर होगा एक, ठीक है। लेकिन ग्रिड में हमने सीधे क्या बोला, ग्रिड कंटेनर। ग्रिड कंटेनर पर आप जाके देखो हमने क्या लिखा, डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। तो पहला वाला जैसे हेडर है फुल विड्थ लेगा, उसके बाद जो हमारे 3 कॉलम है वो 2-2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट, मिडिल मिडिल, राइट राइट। और फुटर वाला पूरी विड्थ को कवर करेगा। लेफ्ट मिडिल राइट हमने यहाँ पर पैडिंग सेट किया, इनकी हाइट सेट किया। लेफ्ट का हमने बैकग्राउंड कलर अलग रखा है, मिडिल का अलग रखा है, राइट का अलग रखा है। और यहाँ पर आप देखोगे ये तीनों इस तरह से बन के आ गए। अब जब मोबाइल मोड होगा तो ये वर्टिकल हो जाएंगे। उसके लिए हमने क्या करा, अब की बार देखो 6 कॉलम में हेडर है, 6 ही कॉलम में लेफ्ट है, 6 ही कॉलम में मिडिल, 6 कॉलम में राइट, 6 कॉलम में फुटर, यानी कि 100% करने के लिए। अब आप देखो ये आपका वर्टिकल हो गया। तो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के अंदर आपको इस तरह से हैंडल करना है। डेस्कटॉप मोड में हमने 2-2 कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। अब ये तो है इक्वल। अब अगर मान लो फ्लॉट में मुझे अनइक्वल बनाना हो कि लेफ्ट और राइट की विड्थ कम रखनी हो, बीच की ज़्यादा रखनी हो, तो कुछ नहीं है, बस जो हमारा सेकंड वाला मिडिल डिव है हमने उसको जाके यहाँ पर एक विड्थ एक्स्ट्रा दी होगी। फाइंड करो वेयर इज मिडिल, कॉलम साइड, कॉलम मिडिल, कितनी विड्थ रखी हमने, 50%। बाकी साइड वालों के लिए कितना रखा है, 25%। साइड की क्लास देखो लेफ्ट और राइट दोनों जगह पर है। तो ये काम हो गया। फ्लैक्स बॉक्स में अनइक्वल करना हो तो कैसे करोगे, तो जहाँ हमने लिखा था पहले फ्लैक्स की वैल्यू 1 मतलब 100%, वहाँ पर आप मिडिल वाले की वैल्यू को क्या कर दोगे 1, और यहाँ पर मिडिल वाली वैल्यू को 2 मतलब 200%। तो मिडिल वाला अपने आप एक्सपेंड हो जाएगा इस तरह से। ग्रिड में अगर आपको अनइक्वल करना हो तो क्या करोगे, बीच वाला जो हमारा पार्ट है उसको एक कॉलम एक्स्ट्रा लिख दो, ठीक है। तो यानी कि हमने यहाँ पे जाके क्या लिखा है, लेफ्ट का एक कॉलम रहेगा, राइट का एक कॉलम रहेगा, मिडिल वाले के जहाँ पहले 2 कॉलम थे उसको 4 कॉलम कर दिया, ठीक है। टोटल कितने कॉलम है, 6 कॉलम। तो एक एक कॉलम में लेफ्ट राइट आ गया, बाकी 4 कॉलम में मिडिल वाला पार्ट आ गया, इसलिए मिडिल वाला पार्ट आपका ब्रॉड हो जाएगा। साइड नैव एग्जांपल, अगर मुझे साइड बार बनाना हो, जैसे अगर जीमेल वगैरह में देखते हो इस तरह का, तो ये पार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना रहेगा, प्रेस करेंगे Ctrl+U। हमने एक साइड नैव का अलग कंटेनर बनाया, कंटेंट का अलग कंटेनर बनाया। साइड नैव को हमने दिया है हाइट 100%, विड्थ 200%, पोजीशन फिक्स और जी इंडेक्स 1 ताकि टॉप में रहे, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, और ओवरफ्लो एक्स का क्या रखा हमने, हिडन। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अगर एक्स में मैटर ज़्यादा हो जाता है तो वो हाइड हो जाए। इसी तरह से जो हमारा ये कंटेंट वाला एरिया है, हमने इसको क्या बोला है, मार्जिन लेफ्ट से 200 पिक्सल क्यों रखा 200, क्योंकि साइड नैव बार की विड्थ कितनी है 200 पिक्सल, तो उतना छोड़ के बने, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से एरिया क्रिएट होगा। तो जितनी भी वेबसाइट पर आप लोग साइड बार देखते हो जो इस तरह से पूरी हाइट को कवर करते हैं, ये इस तरह से बनते हैं। तो CSS जो है आपका वो अब कंप्लीट है। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो डिजिटल मार्केटिंग वाले टॉपिक से, एक बार उसका भी रिव्यू आप देख लो किस तरह से काम करेगा। डिजिटल मार्केटिंग में आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच लेकिन मैं कराऊंगा आपको जब आपका ये थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि एक पेज को कोड कैसे किया जाता है वो सीखेंगे हम लोग, ठीक है। वैसे आपके में है नहीं, पर मैं आपको फिर भी सिखाऊंगा। तो अब आप देख लेना कि एग्ज़ाम के बाद करोगे या क्लास ले सकते हो, ठीक है। अपने डेज में जो भी आपका डेज पड़ता है, और उसके बाद यहाँ से एग्ज़ाम देने जाना चाहते हो वो देख लेना। 10:30 मिनट के लोगे तो भी 12 कितने बजे का टाइम बताया था, बड़े आराम से पहुँच जाओगे, क्योंकि 9 to 10:30 का अपना टाइम है। तो देख लेना अगर कंफर्टेबल हो तो।
ठीक है, जो भी है ऊपर शालिनी मैम को इन्फॉर्म कर देना, उसी हिसाब से प्लान करना सारे लोग म्यूचुअली डिसाइड करके। चलिए, तो अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग के अंदर काम करना है तो कंप्यूटर की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब तो आप सभी लोग बहुत हाई फाई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, i7 i5 मिनिमम सभी लोग चला रहे हो ना, बट मिनिमम 2 GB रैम, 3 GB रिकमेंडेड, आपको इतनी रैम चाहिए होती है अगर आपको कोडिंग वगैरह के ऊपर काम करना है, बट इसको आप भूल जाओ। हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग से। ठीक है, तो 3 चीज़ आप यहाँ देखेंगे, लैन, मैन एंड वैन, तीनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लैन एक बिल्डिंग के अंदर काम करता है। ठीक है, जैसे कि ये अरीना के 2 फ्लोर है तो हमने वायर ले डाउन किया होगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इस रूम में अगर नेट आ रहा है तो वो टॉप फ्लोर से आ रहा है, तो ये क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन जो होता है। तो यहाँ समझेंगे, इनिशियली स्टैंड अलोन कंप्यूटर were used for carrying out computing operations, but it slowly got expanded to computer networks such as LAN, local area network, यानी कि एक बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि आप अलग अलग बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ सकते हो उसकी हेल्प से। लैन एक बिल्डिंग के अंदर काम करता है, मैन बाहर काम करता है। जैसे मान लो एक मेरा ब्रांच यहाँ है रोड के इस साइड, एक अपोजिट साइड है, तो वहाँ पर क्या काम करेगा, मैन। फिर आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो इन सबको आपस में जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लो भाई मेरी एमएनसी से बहुत सारे, कोई किसी कंट्री में, कोई किसी डिफरेंट कंट्री में, तो मैं सबको वैन के थ्रू जोड़ सकता हूँ, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो 3 तरह के नेटवर्क होते हैं। वेब एंड इंटरनेट में आप यहाँ देखेंगे, जैसे कि इंटरनेट का काम क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज़ के सर्वर को आपस में जोड़ना, क्योंकि जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो हर जगह का डेटा मिलता है आपको। द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी एंड यूसेज ऑफ वैन इनेबल्ड शेयरिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्सपीरियंसेस एंड अपडेट्स, एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। तो लैन में क्या होता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि बिना इंटरनेट के आपस में कनेक्ट हुआ जा सकता है। लेकिन मैन और वैन में इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी मैं सबको जोड़ सकता हूँ। इसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन दोनों को अगर आपको जोड़ना है तो बीच में जो मीडियम होगा वो इंटरनेट होगा, और इन सबको अगर जोड़ना है तो आपको इंटरनेट चाहिए होगा। अब ये एक ही सिटी में हो सकते हैं, एक रोड के अपोजिट साइड भी हो सकते हैं, या फिर अलग अलग कंट्री भी हो सकती है। तो सबको जोड़ने के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट आती है। तो एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब इनको मैं बिना इंटरनेट के आपस में जोड़ रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड इंट्रानेट। कम्युनिकेशन, the growing popularity and the uses of WANs urged the need for sharing the data across the globe. So web pages contain information stored on a web server. Web server is a high speed processing system connected to the internet. So data कैसे लेते हैं हम लोग यहाँ से, HTTP जिसको हम लोग जानते हैं, Hypertext Transfer Protocol is the most popular protocol to fetching data, ठीक है, from server। आप जब भी यहाँ पर कुछ वेबसाइट का नाम लिखते हो तो नोटिस करना, जब मैं इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करूँगा तो इसके सामने HTTPS ऑटोमेटिक आता है, बाय डिफॉल्ट नहीं दिखता, बट जब पेस्ट करते हो तब आता है। यही वो प्रोटोकॉल है जो आप रिक्वेस्ट अपने कंप्यूटर से करते हो तो डेटा सर्वर से ये फाइंड करके ला के देता है आपको। तो वेब में 4 प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर्वर से डेटा अगर लेना है तो HTTP या S, अगर कंप्यूटर से डेटा सर्वर में डालना हो तो FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किसी को मेल भेजते हो तो उसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जब उस पर्सन को मेल रिसीव होता है तो हो जाता है वो POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो पूरा वेब इन 4 प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। अब ये प्रोटोकॉल क्या है, ऐसा समझो कि भाई तुम जहाँ से भी यहाँ तक आते हो पृथ्वी तक तो एक रूट मैप फॉलो करते हो,
वैसे ही वेब की दुनिया में 4 आपके रास्ते हैं आने जाने के। यानी कि सर्वर से कुछ लिया तो HTTP रूट के थ्रू आएगा, सर्वर में कुछ डालना है तो FTP से जाएगा, किसी को मेल भेजना है तो SMTP, उसको जो रिसीवर को रिसीव होगा तो वो बन जाता है POP। सिर्फ ये 4 के ऊपर पूरा वेब दौड़ रहा है। ठीक है। कम्युनिकेशन स्टेप्स टू व्यू अ वेब पेज इन अ वेब सर्वर, मेंटेन द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, जिसको बोलते हैं URL ऑफ द वेब पेज इन अ वेब ब्राउजर। द क्लाइंट ब्राउजर सेंड्स दिस URL रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ से एक वेबसाइट का रिक्वेस्ट किया ली वास्तु, तो मेरी वेब पेज रिक्वेस्ट कहाँ गई है? वेब सर्वर के पास। सर्वर उसको चेक करेगा क्या ये रिक्वेस्ट वैलिड है, अगर है तो वो मुझे रिक्वेस्टेड पेज ला के देगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो ये पेज मेरे सामने आ गया। अगर मैं यहाँ जाके लिखूंगा, ठीक है, मैंने यहाँ जाके लिखा नेटफ्लिक्स, तो ये मेरी क्या होगी? यहाँ से रिक्वेस्ट बनेगी, वेब पेज की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं नेटफ्लिक्स की। ये चेक करेगा उसको, देखो कितना लाइटनिंग फास्ट होता है, 350 मिलीसेकंड में ढूंढने के लिए है ना। और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह इतनी पॉसिबिलिटीज भी दिखा रहा है। उसके बाद आपने क्लिक करा, पेज आपके सामने है ना। तो ये जो डेटा का आदान प्रदान हुआ, ये क्या था? मेरी रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्टेड पेज लौट के आ गया। वेब ब्राउजर, वेब सर्वर। द क्लाइंट ब्राउजर सेंड्स दिस URL रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। इन रेस्पॉन्स टू द URL रिक्वेस्ट द वेब सर्वर सेंड्स द वेब पेजेस टू द ब्राउजर। अब बात करते हैं स्टैटिक वेब पेज। जो अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक, यानी कि आपने जो कर दिया वही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। डायनामिक, जहाँ पर एंड यूजर जाके कुछ चेंजेस कर सकता है। जैसे मान लो कि मैं अगर एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारी फ़ोटो एक बार सेट कर दिया तो वही रहेगी। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड तुमने नहीं दी, हो उन्होंने लगाई है, ऐसे ही रहेगी। ठीक है। अब सोशल मीडिया, जहाँ तुम जाके जब मर्जी बदल देते हो, ठीक है, वो क्या हुआ? डायनामिक। So web designer prefers static web pages because of the following: simple to design and involve less programming effort, does not involve complex instruction and tabs, content meant only for presentation of facts, is best suited for static web pages. Limitation of static web pages are: does not provide interactivity, thus the user feedback cannot be gathered, enable only one way flow of information। यानी कि मैं एज अ साइट एडमिनिस्ट्रेटर अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या दिक्कत परेशानी वो मैं नहीं सुन रहा हूँ। ठीक है, इसलिए क्या है? 2 वे कम्युनिकेशन। जैसे कि आप देखते हो कि जब भी आप कोई मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो तो क्या होता है? नीचे रिव्यूज़ रहते हैं। आपको पहले ही पता होता है कि क्या उसके फीडबैक है, वो ऐप सही काम कर भी रहा है या नहीं काम कर रहा है ना। तो ये होता है 2 वे कम्युनिकेशन। तो इसीलिए आज के डेट में हर एक वेबसाइट के अंदर एक फीडबैक फॉर्म जैसी चीज़ रहती है, सो दैट कि एंड यूज़र मुझे बता पाए कि क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है या क्या वो इम्प्रूवमेंट मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है उस प्रोजेक्ट के अंदर। डायनामिक वेब पेजेस, टेक्नोलॉजीज फॉर क्रिएटिंग डायनामिक वेब पेजेस, जैसे कि जावास्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय नेटस्केप। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट क्रिएट डायनामिक पेजेस। जैसे कि फ्लिपकार्ट मैंने आपको दिखाया था क्लास में कि अगर जावास्क्रिप्ट बंद कर देते तो डेड हो जाता है, चला देते हो तो स्क्रॉलिंग वगैरह, स्लाइडर वगैरह, ड्रॉप डाउन वगैरह सब फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये भी आपकी वेबसाइट को डायनामिक करने में हेल्पफुल होती है। इट स्पेसिफाइज द फॉर्मेटिंग एक्सपेक्ट ऑफ अ स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक वेब पेज। तो जावास्क्रिप्ट में अगर हम लोग CSS मिक्स कर लेंगे तो एंड यूज़र अगर चाहेगा कि भाई मुझे थीम चेंज करना है तो चेंज कर सकता है। जैसे हम जीमेल की अपनी थीम कस्टमाइज कर लेते हो, है ना। एक्सटेंसिबल HTML, ये 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था। It combines HTML and XML where XML defines data in a structured format. फिर आया था DHTML. It uses JavaScript and CSS to create dynamic web pages. तो हमने बीच बीच में JavaScript, CSS और HTML के एग्जाम्पल देखे थे। कहाँ पर? जैसे कि कैनवस हमने जब पढ़ा था 2D, जैसे लाइन ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया आपने, तब। हिस्ट्री ऑफ HTML, तो आप यहाँ देखेंगे द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML 1.0 वॉज इंट्रोड्यूस इन 1993। द अदर वर्जन आर एज फॉलोज, जैसे 3.0, 3.2, 4। HTML का जो 4 वर्जन आया था तब ईयर था आपका 1999 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर वर्जन कौन सा आया? 5।
तो यहाँ पर बहुत बेसिक डिटेल है, लेकिन जो मैंने इंट्रोडक्शन जो पढ़ाया उसमें पूरी डिटेल है माइक्रो लेवल तक कि 5 के बाद भी आपके कौन कौन से अपडेट अवेलेबल है. 5 rules for HTML5 are as follows. Introduction of new features should be based on HTML CSS document object model, जिसको इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं DOM and JavaScript. More markups should be used to replace scripting. Markups मतलब एलिमेंट जो हमने नए नए सीखे, जैसे कि बोल्ड के साथ में एक नया इंट्रोड्यूस हुआ कौन सा स्ट्रॉन्ग, इटैलिक के साथ कौन सा है EM, ठीक है, एब्रिविएशन जो कि एक्रोनिम का रिप्लेसमेंट बना, हाईलाइट हमने सीखा, मार्क हमने सीखा. तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा. अगर आप उनको लिख दोगे तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा आपके लिए. HTML5 must be device independent. Dependence on external plugins such as Flash should be reduced. Better error controlling capabilities. Development process should be completely visible to the public. So layout of a web page in HTML. Each HTML5 page consists of head sections containing unseen element and links and a body sections where the visible elements of the documents are present. तो हेड सेक्शन में ब्राउजर में सिर्फ और सिर्फ आपको जो दिखाई देता है टाइटल, ठीक है, बाकी तो सारी चीज़ आपको दिखती नहीं ना उसमें, जो भी आप हेड में लिखते हो. जैसे कि स्टाइल अगर आपने लिखा तो उसका रिजल्ट बॉडी में दिखेगा, ऊपर कहीं नहीं दिखाई देगा आपको ऐसे. New approaches of HTML5. Some of the aspects of HTML5 are as follows. For multimedia person, HTML5 gets rid of plugins and it uses new native support for audio and video. तो मैंने आपको HTML5 में वीडियो और ऑडियो दोनों पढ़ाए थे, ठीक है. वीडियो के अंदर मैंने आपको वीडियो में SRC, वीडियो का टाइप सब पढ़ाया हुआ है. फॉर अ वेब डिज़ाइनर HTML5 प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव सेमेंटिक्स, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा हेडर, नैबार, मेन, साइड बार, फुटर, सेक्शन, इस तरह की चीज़ें, फिगर कैप्शन. फॉर अ प्रोग्रामर HTML5 टू क्रिएट रिच इंटरनेट क्लाइंट्स. फॉर अ क्लाइंट साइड प्रोग्रामर वेब वर्कर्स इज वन ऑफ द फीचर्स दैट मेक्स जावास्क्रिप्ट मोर एफिशिएंट. फॉर अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर HTML5 हैज़ क्लाइंट साइड स्टोरेज एंड caching functionality. For a design expert, CSS in HTML5 has added features such as advanced selectors, animations and drop shadows. ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है. For a mobile programmer, many features can be included for mobile applications. The process followed for HTML5 are as follows. The browser loads the document which includes HTML markup and CSS style. Create an internal model of the document that contains all the elements of HTML markup. The browser also load the JavaScript code which execute after the page is loaded. The API gives access to audio, video, 2D drawing and with canvas, local storage and other technologies that are required to build applications. न्यू फीचर जैसे कैनवस हमने डिस्कस किया था, 2D ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे जिसमें आपको लाइन, सर्कल, टेक्स्ट सब कुछ ड्रॉ करके दिखाया था. न्यू कंटेंट स्पेसिफिक एलिमेंट्स सच एज आर्टिकल, nav, header, footer and sections help to structure the document. Audio and video elements are available for media playback. New form controls such as calendar, date, time, email, URL and search are provided by HTML5. ये भी हमने पढ़ा. WebSockets API provides a continuous connection between the server and the client by using a specific port. Easier access to location-specific data is made available by device having global positioning system, which is called GPS compatibilities. Element organize the content in a hierarchy that forms basic HTML5 structure. It consists of tag, attributes and content. तो टैग यानी कि जो भी आप एलिमेंट है, जैसे कि पी, एट्रीब्यूट क्या हो गया, जैसे कि अलाइन वैल्यू क्या हो गया, उसके अंदर सेंटर, राइट, लेफ्ट जो भी लोग रखना चाहते हैं, और जिस मैटर को आप कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट. तो कंटेंट क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर. टैग क्या है यहाँ पर, बॉडी. एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पर, टाइटल. वैल्यू क्या है यहाँ पर, वेब कंटेंट. इस तरह से. डॉक टाइप एलिमेंट इन्फॉर्म्स द ब्राउजर अबाउट द HTML वर्जन नंबर of the document. It is the first declaration in the HTML5 document before any other HTML code is written. By using a doc type, the browser is able to be more precise in the way it interprets and renders the web pages. Basic text. The basic structure of an HTML document consists of 7 basic elements. First is HTML.
ये क्या होता है, जब हम लोग कोई पेज बना रहे होते हैं, जो बेसिक बेसिक आप लिखते हो, डॉक टाइप, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, और लास्ट में जाके हम HTML को क्लोज करते हैं. So this is a root element that marks the beginning of an HTML document. It contains HTML and HTML closing. Head, this provide keywords and language used that are not displayed on the web page. Title, this allows to specify the title of the web page under the title. Meta, this is used to display information about the data. Link, this is used to define the association between a document and an external resource, जैसे कि एक्सटर्नल CSS, तो उसको हम लोग लिंक HREF में लिखते हैं. स्क्रिप्ट, दिस इज यूज फॉर जावास्क्रिप्ट विद HTML5. जावास्क्रिप्ट इज द डिफॉल्ट एंड स्टैंडर्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. बॉडी, इट हेल्प्स टू ऐड कंटेंट ऑन द वेब पेज. डेटा टाइप्स, the basic HTML data types are: first is text string, it specifies textual content which is readable by the user. फिर आता है URIs, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स, इट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ वेब पेज और नेटवर्क फाइल. कलर्स, इट स्पेसिफाइड द कलर टू बी अप्लाइड टू द कंटेंट एंड वेब पेज. लेंथ, इट स्पेसिफाइज द स्पेसिंग अमंग द HTML एलिमेंट्स. कंटेंट टाइप, it specifies the type of content to be displayed on a web page. Example of content types are जैसे कि text/HTML, image/GIF, video/MPG. जब हमने वीडियो वाला टैग पढ़ा था तो उसमें था audio/MP3. Attributes क्या क्या हो सकते हैं? Some of the global attributes used in HTML5 जैसे कि class, हमने काफ़ी पढ़ा. Context menu, it specifies the context menu for an element. डायरेक्टरी, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन हम लोग यूज करते हैं. इट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट प्रेजेंट फॉर द कंटेंट, जिसमें हम लेफ्ट राइट या फिर हमने राइट लेफ्ट. इट स्पेसिफाइज द ड्रैगेबल फंक्शन ऑफ एन एलिमेंट, इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए होती है. ड्रॉप जोन, इसके लिए भी अगेन आपको जावास्क्रिप्ट का यूज करना है. इट स्पेसिफाइज वेदर द डेटा व्हेन ड्रैग्ड इज कॉपीड, मूव्ड और लिंक्ड व्हेन ड्रॉप्ड. Style, it specifies the inline CSS style for an element. And title, it specifies additional information about the element. CSS cascading style sheet, CSS work with HTML to provide visual styles to the elements of the document such as size, color, background and borders. जैसे कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, ये हमारा स्टाइल शीट है. हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सब एलिमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल है उसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर दो. तो यहाँ पर आप देखोगे कलर रिप्रेजेंटेशन की कहाँ पर कौन से कलर आपके अप्लाई होंगे. सो स्टाइल शीट इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स दैट स्पेसिफाइज द अपीयरेंस ऑफ डेटा. बेनिफिट्स क्या है CSS के? प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, जैसे कि मान लो आपने क्लास बनाई हुई, टेक्स्ट का कलर में रेड करना है, तो जहाँ जहाँ भी रेड करोगे आप उस क्लास को अप्लाई कर दो, आपको बार बार कलर रेड लिखने की जरूरत नहीं होगी. लेस HTML कोड एंड डिवाइस इंडिपेंडेंस, ये डिवाइस डिपेंडेंट नहीं होता, किसी भी मोबाइल हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, सब में काम करता है. सो वर्किंग ऑन CSS, स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल वर्किंग विद CSS आर: द यूजर रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज फ्रॉम द ब्राउजर यूजिंग द URL, द सर्वर रिस्पॉन्ड विद द HTML फाइल एंड रिलेटेड फाइल्स सच एज इमेज फाइल, ऑडियो फाइल्स एंड एक्सटर्नल .css फाइल. The browser execute the CSS code using the rendering engine and applies the style to the HTML file. The web page is then displayed in the browser. JavaScript, ये खैर तुम्हारे में नहीं है तो इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, तो इसको अपन डिस्कस नहीं करते. तुम्हारे में सिर्फ HTML CSS तक का पार्ट आपसे पूछा जाएगा, तो पढ़ के देख लेना, ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है सारी चीज़ें, ठीक है. इससे एडवांस वाला ही पढ़ा है आपने, ये काफ़ी बेसिक लेवल पर है चीज़ें. तो नेक्स्ट क्लास यानी कि हमारी होनी चाहिए 20 को, यानी कि एग्ज़ाम से पहले, तो उस दिन हम लोग DM वाला पार्ट जो है अपना वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. इतना कर लोगे आपका काम इजीली हो जाएगा. ये वेब की है, ये DM की बुक्स है अपनी सारी, पढ़ जरूर लेना. बाकी जो मैं आपको टेस्ट पेपर भेजे मैं उनको सॉल्व करके भी आपको शेयर करूँगा, वो भी आपको कर